एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 58 साल रही होगी, वह घरेलू हिंसा का शिकार होता है। उसकी बहू उस पर हाथ भी उठाया करती है और घर से निकालने की धमकी दिया करती है। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह मजबूर होकर वहां के लोकल थाने में जाने का फैसला करता है और सोचता है कि मैं अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा और पुलिस वाले मुझे न्याय दिलाएंगे। यही सोचकर वह थाने पर पहुंच जाता है और थाने के गेट के सामने खड़ा होकर थोड़ी देर तक बाहर गेट को देखता है और एक लंबी सी सांस लेकर उस थाने के अंदर घुस जाता है। वहां पर सबसे पहले वो हवलदार को अपना दुखड़ा सुनाता है, लेकिन हवलदार जो होता है वह उसे दूसरे कैबिन में भेज देता है जहां पर दरोगा साहब बैठे हुए थे। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति जैसे उस कैबिन के अंदर जाता है तो वहां पर कई पुलिस वाले थे, लेकिन जहां पर उस हवलदार ने उसे जाने को कहा था उस चेयर के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था, जिस लड़के को देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने जो दरोगा की कुर्सी पर बैठा था वह और कोई नहीं उसका ही बेटा था। और जैसे ही बेटा अपने पिता को थाने में देखता है तो एकदम से कहने लगता है कि बाबूजी आप यहाँ पर कैसे। ऐसा कहते हुए बेटा खड़ा हो जाता है, लेकिन जो पिता होता है उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता है। कौन था वह बुजुर्ग व्यक्ति और किस वजह से जब उसका बेटा यहाँ का दरोगा था तो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ा लड़का जिसका नाम विजय होता है और छोटे लड़के का नाम नीरज होता है। दोनों बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते लिखते हैं और पढ़ने लिखने के बाद वो दोनों बच्चे एक प्राइवेट कंपनी में अपनी अपनी जॉब पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो माता पिता होते हैं उन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन जो विजय था वह सरकारी नौकरी चाहता था, तो इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई किया करता ताकि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो उनकी माँ होती है यानी कि नीरज और विजय की जो माँ होती है वह किसी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसके बाद परिवार का एक सदस्य कम हो गया था। इसके बावजूद भी जो विजय होता है लगातार मेहनत करता रहता है और धीरे धीरे जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है और वह एक दरोगा बन गया है। जैसे ही खुशी परिवार को मिलती है तो पूरा परिवार खुशी मनाता है, लेकिन वहीं पर जो उसका छोटा भाई नीरज होता है वह इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर अपने बड़े भाई से जलने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो विजय होता है अपनी ट्रेनिंग को कर लेता है और ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है, लेकिन यहाँ पर छोटे भाई की जलन बड़े भाई के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और इसके बाद वह अपने बड़े भाई के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचाने लगता है जिससे वह अपने पिता जगदीश की निगाहों में उसे नीचा दिखा सके और उसके बाद उसके जो पिता है वो उसकी साइड में हो जाए। यही सोचकर वह तरह तरह के षड्यंत्र बिछाता है जिससे वह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। और जो विजय के पिताजी होते हैं जगदीश, वह अपने बेटे विजय से नफरत सी करने लगे हैं, क्योंकि छोटे बेटे ने यह सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। इसके बाद एक दिन जब विजय अपनी ड्यूटी पर जा ही रहा था घर से, तभी अचानक से पिता उसे रोकते हैं और कहने लगते कि बेटा अब ऐसे नहीं चलेगा, जैसा समय बीत रहा वैसा नहीं बीत सकता। अब विजय को इनमें से किसी भी चीज के बारे में मालूम नहीं था और ना ही विजय की पत्नी को इन सब चीजों के बारे में मालूम था, लेकिन जो पिता था उसको काफी सारी ऐसी बातें बता दी गई थी जिनके लेकर वह विजय से नफरत करने लगा था। और इसके बाद जब विजय उसे पूछने लगता है कि बाबूजी क्या हुआ, क्या बात है, आप मुझे बताइए तो सही, तो वह बताने से मना कर देता है और कहता है कि बेटा अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अब हम तुमसे अलग रहेंगे और तुम्हारी तो सरकारी नौकरी लग चुकी है, लेकिन जो तुम्हारा छोटा भाई है वह प्राइवेट जॉब किया करता है, तो जितनी भी पुश्तैनी जमीन है उस सारी को मैं तुम्हारे छोटे भाई के नाम करूंगा। विजय अपने छोटे भाई से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, तो वह इस बात के लिए एक बार भी अपने पिता का विरोध नहीं करता है, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है और जीवन भर अब उसे रुपए पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली। यही सोचकर जो विजय होता है वह कहने लगता है कि पिताजी जमीन जायदाद को तो भले ही आप छोटे भाई के नाम कर देना, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मेरी गलती क्या है ये तो मुझे बता दीजिए। अब जो पिता होता है वह उसे कुछ भी नहीं बताता है और फाइनल फैसला सुना देता है कि ठीक है ऐसी बात है तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहां से चले जाओ और यहां पर तुम्हें रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद विजय अपने पिता को मनाना चाहता है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई नीरज आ जाता है और कहता है कि भैया जब बाबूजी ने एक बार बोल दिया तो उस बात को आपको फॉलो करना चाहिए, इस तरह से बाबूजी से उल्टी जबान नहीं लड़ाना चाहिए। यानी कि यहां पर भी वह आग में घी डालने का काम कर रहा था और
जिसके बाद जो विजय होता है अपना सर झुकाकर फिलहाल तो वहां से चला जाता है, लेकिन शाम के समय जब वह वापस लौटता है तो अपने लिए एक किराए के मकान का इंतजाम करके आया था और दूसरे दिन सुबह सुबह अपने सारे सामान को लेकर उस घर से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। अब घर के अंदर छोटा भाई नीरज, उसकी पत्नी सीमा और विजय का जो पिता होता है वही रह गए थे, क्योंकि अभी छोटे भाई को कोई बच्चा नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विजय होता है अब वह अपने घर तक आना जाना भी बंद कर देता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कई बार कई त्योहारों को अपने परिवार के साथ मनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जब विजय यहाँ से चला गया है तो उसके बाद नीरज ने अपने पिता को और भी ज्यादा भड़का दिया है बड़े भाई के खिलाफ, और उसके बाद वह उसका चेहरा तक देखना भी पसंद नहीं करता। धीरे धीरे जो विजय होता है वह अपनी दुनिया में मस्त रहने लगता है और समय बीतने लगता है। अब तक इन बातों को लगभग 10 साल बीत गए थे और 10 साल के अंतराल में विजय का जगह जगह ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होने के बाद लास्ट में उसका ट्रांसफर उसी शहर में हो जाता है जिस शहर के अंदर वो बचपन में रहा करता था, और वहीं पर अपने परिवार के साथ वो शिफ्ट हो जाता है। वहीं पर वह अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी एक दिन अचानक से विजय के जो पिताजी होते हैं जगदीश जी, वह उसके पास आते हैं और जैसे विजय अपने पिताजी को यहाँ पर आया हुआ देखता है तो पूरी तरह से हैरान और भौचक्का सा रह जाता है और पूछने लगता है कि बाबूजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे विजय अपने पिता से ये बात पूछता है तो वहां पर कुछ और पुलिसकर्मी मौजूद थे और वह इस बात पर टेंशन देते हैं और सोचने लगते हैं कि सच में ही ये इनका पिता है। अगर इनका पिता है तो इन्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो ये पुलिस स्टेशन में आए हैं। उसके बाद जो जगदीश जी होते हैं वह पहले तो अपने बेटे विजय से कुछ भी कहने में हिचकते हैं, लेकिन तभी जो विजय होता है खड़ा होकर उनके कंधे पर हाथ धरता है और कहता है कि बाबूजी आपको जो भी परेशानी है आप खुलकर मुझे बता सकते हो, आखिर मैं आपका बेटा हूं। अगर मैं आपके काम ही नहीं आ सका तो फिर मेरा क्या फायदा इस सरकारी नौकरी को करने का। इसके बाद जो जगदीश जी होते हैं वह अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं और सबसे पहले विजय से माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन अब यह अन्याय मैं बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकता। इसके बाद जो विजय होता है वह उन्हें सबसे पहले पानी पीने के लिए देता है और कहता है कि बाबूजी माफी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया था वो मेरे भले के लिए किया था। अगर आपने उस टाइम पर मुझे अलग करने का फैसला किया था तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भलाई छुपी होगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोषी ही नहीं मानता तो आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। इसके बाद जो जगदीश जी होते हैं थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं और शांत होने के बाद जो विजय होता है उनसे पूछने लगता है यहाँ पर आने का कारण और किस वजह से वो यहाँ पर आए हैं। तो जो जगदीश जी होते हैं वह अपने बेटे को बताने लगते हैं कि बेटा इस तरह से जो तेरा छोटा भाई है उसकी पत्नी मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करती है, और जब तू वहां से आ गया है तो उसके लगभग 2 से 3 साल बाद उसने अपनी माँ यानी कि जो मेरे छोटे बेटे की सास थी उसे भी वहीं पर बुला लिया है और दोनों माँ बेटी घर के ऊपर शासन किया करती हैं। बेटा बाहर से पैसे कमाया करता और जो कुछ भी हिसाब किताब होता है सभी उसी के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ पर मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी अगर छोटी सी बात मैं कर दिया करता हूँ तो उसी वजह से मुझे पिटाई भी खाने को मिलती है, और मेरी जो बहू है वो मुझे घर से निकालने की भी बात किया करती है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, मैं बाहर से अंदर आया था और उसी दौरान मेरे पैरों पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी और बहू ने अभी अभी पोछा लगाया था, लेकिन जैसे मैं घर के अंदर आता हूं तो मेरे पैरों के निशान पोछे में छप जाते हैं। और उसके बाद पहले तो बहू मुझे खूब खरी खोटी सुनाती है और वहीं पर उसकी माँ भी थी, लेकिन उसके बाद जो बहू होती है वह मुझ पर हाथ उठा देती है और इसके बाद मैं अंदर ही अंदर पड़ा काफी देर तक इस बात के लिए रोता हूं और सोचने लगता हूं कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी जिंदगी तो बद से बदतर हो गई है, अब इसका मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। काफी दिनों से मैं घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा हूं, लेकिन जब मुझे लगा है कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है तो उसके बाद मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। इस बात को कहते हुए जो जगदीश जी होते हैं उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और जैसे बेटा विजय ये सब कुछ सुनता है तो उसका खून खोलने लगता है और वह भी अपने पिता को चुप कराने लगता है। कहता है कि पिताजी आप चुप हो जाओ, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। भले ही आपने मुझे घर से निकाल दिया, कारण चाहे जो भी हो, मैं आपसे ना तो पूछना चाहता और ना ही उस कारण के बारे में मुझे जानना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं भी आपका बेटा हूँ और मैं आपको जरूर से न्याय दिलाऊंगा, क्योंकि न्याय दिलाने का मेरा काम है। तो चलिए आप मेरे साथ, अभी के अभी मैं घर पर चलता हूं और मैं भी तो देखूं आपके साथ कौन गलत व्यवहार करता है और कौन आपको इस तरह से घर के अंदर रखता है। ऐसा कहकर जो विजय होता है अपने पिता जगदीश को अपने साथ लेता है और वहां से चलने लगता है। इधर जो और पुलिस वाले इस पूरी कहानी को सुन रहे थे उन लोगों की समझ में कुछ ना कुछ बात तो आ रही थी, लेकिन पूरी कहानी से वो वाकिफ नहीं हुए थे। तो इसके बाद वह उनके साथ जाने लगते हैं। वहां से जब विजय अपने पिता को
को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था पुलिस की वर्दी में, तो रास्ते में एक पुलिस वाले को अपने छोटे भाई नीरज का नंबर देता है और कहता है कि फौरन से अपने घर पर पहुंचो, वहां पर पुलिस तुम्हारे घर पर आई है। इसके बाद वह पुलिसकर्मी ऐसे ही करता है और नीरज भी इस बात को सुनकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है अपनी प्राइवेट नौकरी से छुट्टी लेकर। नीरज घर के अंदर था और साथ में जो नीरज की पत्नी होती है सीमा, वह भी घर के अंदर थी और नीरज की जो सास होती है वह भी घर के अंदर थी। अब विजय अपने पिता के साथ उस घर पर पहुंच गया था और वहां पर जाने के बाद विजय गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद अपने पिता को भी गाड़ी से उतारता है, अपने पिता का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि पिताजी, अब मैं देखता हूं कि आपको कौन इस घर से निकालने की धमकी देता है और कौन आप पर हाथ उठाता है, क्योंकि आपका एक ही बेटा नहीं है, दूसरा बेटा भी अभी जिंदा है। ऐसा कहते हुए वह घर के अंदर जा रहा था और जैसे वो घर के अंदर घुसता है तो वहां पर नीरज की पत्नी और नीरज की सास सभी लोग बैठे हुए मिलते हैं। इसके बाद जो और पुलिस वाले होते हैं, यानी कि विजय तो यहां पर चुप रहता है, लेकिन जो और पुलिस वाले उसके साथ गए थे वह नीरज को उसकी पत्नी की पूरी करतूत बताते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पिता पर हाथ उठाया करती है और इसी वजह से ये न्याय मांगने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या करना चाहिए। जैसे नीरज के सामने ये बातें आती हैं तो उसके बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नीरज भले ही अपने बड़े भाई से जला करता था लेकिन वह अपने पिता से नफरत नहीं किया करता था, वह अपने पिता से प्यार ही किया करता था। उसे नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे उसकी जो पत्नी है वो इतना बुरा व्यवहार अपने ससुर के साथ किया करती है। इसके बाद वह अपनी पत्नी की तरफ घूर कर देखने लगता है। पत्नी जो इन सभी चीजों की पोल खुलते हुए एकदम से सहम सी गई थी, लेकिन तभी जो नीरज की सास होती है वह कहने लगती है कि कहां बेटा, ऐसा कहां इसको मार पीट दिया, वो तो कभी कभार ये ज्यादा बुढ़ापे में ऐसी वैसी बात कर दिया करते हैं, छोटी मोटी गलतियां कर दिया करते हैं, तो उनको लेकर थोड़ा बहुत कहासुनी हो जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि हमने इसे घर से निकालने की धमकी दी है। इसके बाद जो नीरज होता है अपनी सास को धमकाते हुए चुप करता है और कहता है कि यही कारण है जो तुम हमारे यहां पर पड़ी हुई हो, वरना तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने पास रखता, क्योंकि तुम इसी तरह के संस्कार दिया करती हो और ऐसे संस्कार तुमने अपनी बहू को दिए होंगे और यही संस्कार अपनी बेटी को दे रही हो। इस बात को सुनकर नीरज की सास तो चुप हो जाती है, लेकिन वहीं पर जो सीमा होती है वह थर-थर कांपने लगती है, क्योंकि अब तक वो दो मुही जिंदगी जी रही थी, यानी कि अपने पति के सामने तो अपने ससुर से अलग तरह का व्यवहार किया करती, लेकिन जब पति चला जाया करता तो उसके बाद अपने ससुर जगदीश जी से बहुत बुरा व्यवहार किया करती और उन पर हाथ तक उठा देती है। ये काफी ज्यादा हो गया था और इसी वजह से जगदीश जी वहां पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे। इसके बाद जो नीरज होता है वह अपनी पत्नी पर चिल्लाता रहता है, लेकिन तभी जो विजय होता है वह उसे चुप करता है और कहता है कि नीरज चुप हो जाओ, सबसे पहले मेरी एक बात सुन लो और उसके बाद जो कुछ भी तुम्हें डिसाइड करना है वो डिसाइड कर लेना। वो कहता है कि देखो, जो शिकायत पिताजी ने दी है उसके आधार पर तुम पर केस चल सकता है और हो सकता है तुम्हें सजा भी हो जाए, और वैसे भी अगर बाबूजी चाहें तो उनको उनका हिस्सा मिल सकता है और वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी से इन्होंने तुम्हें दे रखी है, उसे अपने पास भी रख सकते हैं। इस बात को सुनकर नीरज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगता है कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी पत्नी का ही सब कुछ किरा धरा है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी आपसे लेता हूं। अब इन सभी चीजों को सुनने के बाद जो नीरज की पत्नी होती है सीमा, उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। वह सोचने लगती है कि अगर बाबूजी ने हमें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया तो उसके बाद तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि काफी रुपयों की ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो रहा करते थे और कुछ और जमीन भी उनके नाम थी। इसके बाद सीमा एकदम से अपने ससुर के पैरों को पकड़ लेती है और रो रो कर उनसे माफी मांगने लगती है। जगदीश जी इस बात को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आते और वहां पर कहने लगते कि बेटा, अब मुझे इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, इन लोगों से कह दो कि अगर इनको प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे टाइम टू टाइम खर्चा देंगे, वरना मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर अपने खर्चे की पूर्ति कर लूंगा और इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं तो अलग से रहकर अपना समय बिताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी जो विजय होता है वो कहने लगता है बाबूजी, ये आपने कैसी बात कर दी, अभी आपका एक ही बेटा तो बेकार हुआ है, लेकिन आपका दूसरा बेटा है ना, आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको अपने साथ रखूंगा और उसके बावजूद भी आपको खर्चा भी मिलेगा, इन लोगों को भी देना पड़ेगा और कुछ खर्चा मैं आपको दूंगा, उससे आप अपने जीवन को आराम से व्यतीत करना। इस बात को सुनकर पिता की आंखें भर आती हैं और कहने लगता है कि बेटा, मैंने तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी नहीं दी, उसके बाद भी तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि पिताजी, आपने जो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया यही काफी है, प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगा। इस बात को सुनकर जो पिता काफी देर से अपने मन के अंदर ढेर सारी बातों को दबाए बैठा था, वह एकदम से उन बातों को उगलने लगता है और अपने छोटे बेटे नीरज की तरफ मुंह करके कहने लगता है कि देख ले नालायक, ये होता है बेटा, ना तो मैंने इसे प्रॉपर्टी दी और ना ही कुछ, और उसके बावजूद भी ये मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार है और अपने पास से खर्चा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन तुझे तो मैंने पूरी प्रॉपर्टी दी थी और उसके बाद भी तूने
मेरे साथ ऐसा किया। मानता हूं कि तेरी पत्नी तेरे सामने मुझसे अच्छा व्यवहार किया करती थी, लेकिन कभी कभार तो तू भी देख लिया करता था जब तेरी पत्नी किसी छोटी सी बात को लेकर झिल्ला जाया करती थी। तूने जब भी एक बार भी इसे ये नहीं कहा कि तू पिताजी से कह क्या रही है। अब यह बात सुनकर जो नीरज होता है उसे अपनी गलती का पछतावा होता है, क्योंकि उसने गलत किया था। इसके बाद जो नीरज के पिता होते हैं वह उन पुरानी बातों को खोलने लगते हैं, जो बातें यहां से विजय के जाने के बाद उन्हें पता चली थी। दरअसल ये सब कुछ किया धरा नीरज का ही था और इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। एक दिन माँ बेटी दोनों घर के अंदर बात कर रही थी, तो उसी दौरान जगदीश जी इन बातों को सुन लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन आज उन बातों को सामने भी कह देता है कि पीछे से तुम्हारी पत्नी इस तरह की बात किया करती है और मुझे तो लगता है कि इस बच्चे को यहां से दूर करने में भी तेरा ही हाथ था और तूने ही झूठे साची बातें बनाकर इसको यहां से दूर किया था। अब इस बात को सुनकर नीरज का सर और भी नीचे की तरफ हो जाता है और वह रो रो कर अपने बाबूजी से माफी मांगने लगता है और साथ में विजय से भी माफी मांगता है। कहता है कि भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल आपकी सरकारी नौकरी को देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगा था। इस बात को सुनकर विजय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि पगले तू तो मेरे बेटे समान है, मेरा छोटा भाई जो है। अगर कोई ऐसी बात थी तो तू मुझे बता कर देखता, मैं पूरी जिंदगी पर मेरी जितनी भी तनख्वाह आया करती है उसको तेरे अकाउंट में डाल दिया करता और तू आराम से उसको अपने हिसाब से खर्च कर लेता। मैं कभी भी तुमसे ऐसा नहीं करता जैसा तुम सोच रहे थे। तो उसके बाद जो विजय होता वो कहता कि ठीक है पगले, मैंने तुझे माफ किया और कोई भी बात नहीं, आराम से घर के अंदर रहे। और रही पिताजी के खर्चे की बात, तो वो खर्चा मैं उठा लूंगा, तुम्हें खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है, तुम केवल अपने परिवार को संभालो, वही काफी है। तभी जगदीश जी अपने बेटे विजय की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी विजय कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, आज से आप मेरे पास रहोगे। छोटे भाई के साथ काफी दिन रह लिए, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा घर है जिसके अंदर आपके पोते पोती आपका वेट कर रहे हैं और वो आपको अच्छी तरह से घर के अंदर रखेंगे। इसके बाद पिता अपने बड़े बेटे के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और इस बात को देखकर नीरज अपने पिता को रोकने लगता है, लेकिन तभी विजय कहता है कि भाई कोई बात नहीं, अब कुछ दिन तुम्हारे पास रह लिए हैं तो कुछ दिन मेरे पास रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी तो पिताजी के साथ रहकर जान सकता हूं। इस बात को सुनकर जो विजय होता है वो कहने लगता है कि ठीक है भाई, आप अपने साथ ले जाओ, लेकिन हर हफ्ते आप हमसे मिलने के लिए आते रहना और जब भी आपका मन करे तो छुट्टियों में यहीं पर बच्चों के साथ आना, क्योंकि अब तक तो मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता था, लेकिन आज के बाद मैं उसकी अच्छे से खास खबर लूंगा और आप चिंता मत करो। उसके बाद जो पिता होते हैं वह बड़े भाई विजय के साथ उसके घर चले जाते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। 2 से 3 दिन जैसे इन दोनों को वहां पर रहते हुए बीतते हैं, तो उसी दौरान जो विजय होता है अपने पिता के नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवा देता है और उसके अंदर इस महीने का उनका खर्चा जमा कर देता है और कहता है कि बाबूजी ये आपके पैसे हैं, आप जहां चाहें इनको खर्च कर सकते हैं और मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद जो विजय होता है वह अपने परिवार के साथ अपने छोटे भाई नीरज के घर भी जाता है और वहां पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और यहां पर फिलहाल जो नीरज की पत्नी है वह भी पूरी तरह से सुधर चुकी है और उसने अपनी मां को भी अपने घर से भगा दिया है, क्योंकि ये सारी कहासुनी जो कुछ भी अपने ससुर के साथ वो कर रही थी वह उसकी मां की ही देन थी। और इसी वजह से उसने कह दिया कि मां अगर तू मेरी खैरियत चाहती है तो यहां से चली जा, वरना मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनकी शादी को काफी साल बीत चुके थे। इसके बाद मां वहां से चली जाती है और इसके बाद जो नीरज की पत्नी होती है वह अपनी मां से बात ना करने का फैसला करती है। दोनों परिवार खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिता जगदीश ने दोनों बच्चों को प्रॉपर्टी बराबर रूप से बांट दी है और इधर जो विजय होता है अब नीरज के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि छोटे भाई की जो नौकरी है वह प्राइवेट है तो उसे बहुत कम सैलरी मिला करती है, उसमें घर का खर्च चल जाए तो ही काफी है। और वैसे भी जब भी कभी उसे देखा करता कि छोटे भाई के पास इस चीज की कमी है तो वह अपने साथ उस चीज को ले आया करता और उसे लाकर दे दिया करता। कुछ दिनों तक वो लोग अलग रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो पिता होता है एक दिन अपने दोनों बच्चों से एक साथ कहने लगता है कि बेटा अब बहुत हो गया तुम दोनों का अलग रहना और मैं चाहता हूं कि अब तुम दोनों एक साथ रहो। इसके बाद दोनों बच्चे इस बात के लिए खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार यूनाइट होकर एक साथ रहने लगता है। अब कभी भी जब विजय का ट्रांसफर हुआ करता तो वह अपनी पत्नी और बच्चों को यहीं पर छोड़ दिया करता और खुद जाकर वहां पर ड्यूटी किया करता। हफ्ते 10 दिन के अंदर वो आ जाया करता और अपने परिवार से मिलकर दोबारा से ड्यूटी पर चला जाया करता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।